जी नाज़रीन, दिस इज़ रदा अहमद। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें रिस्क फैक्टर भी है। तो आपने क्या करना है, हमारे पास बहुत डेडिकेटेड टीम मौजूद है जिनसे आप एडवाइस भी ले सकते हैं, और प्लस हमारे पास ब्रोकरेज टीम भी है, चेस सिक्योरिटीज़। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो चेस सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ओपन करवाएं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे क्लिक करें और आज ही अपना अकाउंट ओपन करें। तो आप जो है वो अपने रिस्क फैक्टर को इस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, क्योंकि आपको सारी फैसिलिटीज एक ही जगह पे मिल रही हैं। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जाइए और फ़ौरन से अपना अकाउंट लॉक करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवार। और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो शख्सियत मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक़ है अल्फ़ा बीटा कोर से, और वो वहाँ के सीईओ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुर्रम शहज़ाद साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू नादिया, थैंक यू। कैसे हैं सर? उम्मीद करती हूँ खैरियत से अल्लाह होंगे का आप। शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक, बिल्कुल ठीक-ठाक। जी। मार्केट अच्छी है तो हम सब अच्छे हैं। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफ़ियत में आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और सर, मार्केट जैसे कि आपने कहा कि मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है। तो सबसे हुँ, पहला सवाल मेरा, मैं इसी सवाल से मैं शुरू करूँगी अपना प्रोग्राम। और इस ये सवाल मैंने अपने मुख्तलिफ़ जो हमारे प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आते हैं, हम उनसे भी ये सवाल कर चुके हैं। तो मैं आपसे भी इसी सवाल से शुरुआत करूँगी कि सर, मार्केट तेज़ चल रही है। क्या वजह है? क्यों तेज़ चल रही है? अगर हम इकोनॉमी के हवाले से देखें, तो हमें ऐसा कोई चेंज तो नज़र आता नहीं है। हमारी इम्पोर्ट्स को अगर हम देख रहे हैं, तो वो वहीं पर है, स्टक हुई हुई है। और डॉलर्स को अगर हम देखें, तो डॉलर भी उस हिसाब से नीचे नहीं आया है। तो ऐसी क्या वजूहात है, जिसकी वजह से मार्केट ने एकदम से जो है वो बाउंस लिया है? जी शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लेने के लिए नादिया। और देखें इसमें 2-3 रीज़न्स हुए। आपने देखा पहला जो सबसे बड़ा रीज़न, पहले तो मैं बता दूं कि मार्केट जो है वो ऑफ़कोर्स जो डेवलपमेंट्स होती हैं उससे उससे जो है वो मार्केट जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और डेवलपमेंट की वजह से इन्वेस्टर्स जो हैं फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो इसके इम्पैक्ट्स आगे क्या आएंगे, उसकी बेसिस पे फिर वो इन्वेस्ट करता है। और कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा, सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। और हमारे यहाँ देखें, अनफॉर्चुनेटली दो बड़े इश्यूज रहे हैं। एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मसला बड़ा रहा है हमारे यहाँ, कि कोई एक गवर्नमेंट कुछ अरसे तक के लिए जो है वो रहती नहीं है। और फिर पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा रही है, कि फिर पॉलिसी जो है वो ऑब्वियसली उसका एक एक आउटकम ही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, कोई गवर्नमेंट आके वो लंबे अरसे तक रहती नहीं है, और फिर वो पॉलिसीज कुछ बना नहीं सकती जो कि स्टेबल हो और इन्वेस्टर्स के लिए एक डायरेक्शनल हो, और हुँ, इन्वेस्टर्स को एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करें, डायरेक्शन प्रोवाइड करें। देखें, नुकसान और फायदा तो सबका चलता है, वो तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, बट डायरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, सर्टेनिटी होना इंपॉर्टेंट है, और पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होना इंपॉर्टेंट है, स्टेबिलिटी होना इंपॉर्टेंट है। ये बड़े फैक्टर्स हैं जो कि टोन सेट करते हैं, इन्वेस्टर का जो है ना वो एक माइंडसेट बनाते हैं। तो वो हमारे यहाँ जो है मिसिंग रहा, बहुत अरसे से मिसिंग रहा, और रिसेंटली काफी ज्यादा हो गया। अब ये हुआ कि जैसे आपने देखा है कि जून तक हमारे जो है डिफॉल्ट के चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ गए थे। हम बैंकरप्ट होने वाले थे, या हम ये समझते बिल्कुल जो है वो अपनी पेमेंट्स ना कर पाते तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान होता। आपने श्रीलंका की तरफ देखा, श्रीलंका तो एक छोटा कंट्री है, हम उससे काफी बड़े कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि आईएमएफ का प्रोग्राम फिर इवेंचुअली जो है फाइनलाइज हो गया। और आपको पता है एक छोटा प्रोग्राम हमें मिला जो कि 6 से 8 महीने का है, जो इलेक्शंस तक का है, और इलेक्शन के बाद फिर नए प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। तो वो जो उसकी डेवलपमेंट हुई ना, आपने देखा होगा जुलाई ऑनवर्ड्स मार्केट में इम्पैक्ट आना उसका शुरू हो गया। हुँ, इन्वेस्टर जो है मार्केट में, बहुत सस्ती मार्केट थी रिलेटिवली, तो सेंटिमेंट बेहतर होना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में सेंटिमेंट आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हुआ। लोगों का ये इन्वेस्टर्स का ध्यान आना शुरू हुआ कि अब आईएमएफ ऑन बोर्ड आ गया है, तो अब हमारे जो एक्सटर्नल सेक्टर के इश्यूज हैं, यानी कि हम कर्जे की अदायगियां नहीं कर पा रहे, अगर कर्जा मजीद ले नहीं पा रहे, अगर तो वो हमारे मसला, जो मेन मसला था वो कर्जे की अदायगी थी ना डॉलर्स में, वो कम पड़ गए थे हमारे पास। उसकी वजह से एक 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 मार्केट में एक पॉजिटिव एक लहर आई, पॉजिटिविटी है कि नहीं, रिकवरी की एक लहर आई कि आईएमएफ ऑन बोर्ड आ गया है, और उसने हमें इनिशियली एक पेमेंट भी कर दी है $1 बिलियन। और उसके साथ साथ फिर आपको पता है सऊदी अरेबिया से $3 बिलियन, हुँ, यूएई के $2 बिलियन, ये सब आना, फिर चाइना ने अपने रोल ओवर्स किए। तो हमारा जो कर्जे का प्रॉब्लम था शॉर्ट टर्म में, जो एक ग्लिच एक, एक हमारी लिक्विडिटी क्रंच आ गया था, हुँ, वो ऐसा ऐसा इज ऑफ होना शुरू हुआ।
ये पहली डेवलपमेंट थी। मैं इनको इस 3 डेवलपमेंट्स में तोड़ूंगा, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मार्केट रिलेटेड डेवलपमेंट। पहली तो मैंने पॉलिटिकल आपको बता दी कि हम्म पॉलिटिकली जो है, पहले मैंने आपको इकोनॉमिक बताई कि आईएमएफ जो है वो आया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैक्रो इंडिकेटर्स आपके थोड़े से स्टेबल हो गए, जिसके अंदर आपने देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो करेंसी मार्केट है और जो स्मगलिंग का चल रहा था बॉर्डर्स पे, उसको कंट्रोल किया, उसको क्रैक डाउन किया, जिसकी वजह से करेंसी में स्टेबिलिटी आई और करेंसी वापस आई। यानी कि करेंसी पैरिटी अगर तो पहले 310 309 पे चले गए थे इंटरबैंक, और 350 350 के पास चले गया था ओपन मार्केट, वो वापस आ गया। तो वो जो एक्सेसिव एक ये कह लें कि ऐसी स्पेकुलेटिव डिमांड जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई। तो डॉलर जब आपका वापस आया, स्टेबल हुआ, आईएमएफ आ गया और थोड़ा स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हुआ, तो इन सब चीजों ने एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया मार्केट को कि जी अब जो है चीजें कुछ होना शुरू हो गया। तो ये ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर के लिए, डायरेक्शन मिलना है कि कुछ चीज नजर आना। तो ये होना शुरू हुआ। तो सेकंड डेवलपमेंट, पहले मैंने इकोनॉमिक डिस्कस किया, मैं पॉलिटिकल बताता हूँ। फिर हम्म इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, तो उससे क्लैरिटी आई कि जी अब पॉलिटिकली चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं कि अब इलेक्शन हो जाएंगे, या इलेक्शन की डेट एटलीस्ट आ गई है, या स्केड्यूल आ गया है। तो उसकी वजह से मार्केट का कॉन्फिडेंस मजीद बहाल हुआ, तो रिकवरी चलती रही। और फिर उसके बाद एक एक मार्केट रिलेटेड डेवलपमेंट हुई, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और अब मार्केट रिलेटेड। मार्केट रिलेटेड डेवलपमेंट भी लिंक्ड है इसके साथ, वो ये कि इंटरेस्ट रेट्स में कमी की बात होनी शुरू हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर होता है, आपको पता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए सारा पैसा हमारा ज्यादातर फिक्स इनकम में जा रहा था, क्योंकि रेट्स इतने हाई थे, कौन एक इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा जब आपको 22-23% जो है वो फिक्स मिल रहा है, तो क्यों आप रिस्क लेंगे। हम्म तो उसकी वजह से फिर जो है ये आया कि इन्फ्लेशन ऐसे ऐसे नीचे आना शुरू होगी, क्योंकि डॉलर स्टेबल हो रहा है, स्मगलिंग कम हो रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में फूड की प्राइसेस गिरना शुरू हो गई हैं, फूड और एनर्जी दोनों, ऑयल की भी, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट ऐसा नजर आया आपको पेट्रोल की प्राइसेस में कमी के सूरत में। तो इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा कमी अभी तक तो नहीं हुई है, उसमें गैस हम्म प्राइसेस बीच में बढ़ा दी गई, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा दी गई, ये प्रॉब्लम चलते रहे, जो कि इन्फ्लेशन पहले जल्दी आ जाती लेकिन नहीं आई। इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट में कमी की बात होना शुरू हो गई, और आपने देखा होगा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, टी बिल्स, इनके रेट्स जो है मार्केट में, जो यील्ड्स होती हैं, इंटरेस्ट रेट्स, ये ऐसे ऐसे नीचे आना शुरू हो गए। जो 22-23 पे चल रहे थे, 24 पे चल रहे थे, वो 20 से भी नीचे आ गए। तो उसकी वजह से फिर ये एंटिसिपेटिंग इंडिकेटर होता है स्टॉक मार्केट कि ये आना चीजें शुरू हुई, तो उससे पहले ही आपके यहाँ जो है वो रिकवरी आना शुरू हो जाती है। तो ये 3-4 इंडिकेटर्स थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मार्केट, जिसकी वजह से हम्म मार्केट को एक सपोर्ट आई। और फॉरेन इन्वेस्टर भी आपको पता है फिर आया, 70-75 मिलियन डॉलर उसने इन्वेस्ट किया, और बहुत अरसे बाद, 6-7 साल 8 साल बाद, शायद या 2015 के बाद, मुझे याद पड़ता है कि हम्म नेगेटिव नेट फॉरेन आउटफ्लो के बाद पॉजिटिव नेट फॉरेन इनफ्लो हुआ है पाकिस्तान मार्केट में, ऑल्दो बहुत छोटा नंबर है, बट एक एक आपको कॉन्फिडेंस नजर आया थोड़ा कि फॉरेन इन्वेस्टर भी आ गया आपके पास थोड़ा सा, और लोकल मार्केट में भी लोगों ने जो है वो इन्वेस्ट किया। लेकिन म्यूचुअल फंड में वैसा नहीं किया, नए नया पैसा जो है वो जनरेट जो है वो होना भी बाकी है। लेकिन एटलीस्ट ये एक सेट हो गई चीज के इन इंडिकेटर्स की वजह से आपके मार्केट में रिकवरी। नहीं सर, म्यूचुअल फंड के हवाले से बताएं कि क्यों वहां पर क्यों नहीं उसमें हो रहा है, क्या वजूहत है? आई थिंक थोड़ा थोड़ा सा होता है, कोई ना कोई सेक्टर थोड़ा सा लेट मूव करता है, हम्म और तो उसको कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा होता है कि जी अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। और आप देखें ना, म्यूचुअल फंड में अगर आप एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें, तो कुछ सालों पहले जो है तकरीबन अगर 1 ट्रिलियन, 1 खरब कह लें आप उसको, 1 खरब रुपए के टोटल एसेट्स थे, यानी कि टोटल म्यूचुअल फंड्स के पास जो पैसा था मैनेज करने के लिए, वो 1 खरब था। उसके अंदर इक्विटी मार्केट का जो हिस्सा था वो 20%, 30% से भी ज्यादा था। एक वक्त में तो मेरे ख्याल में 40-50% के पास भी पहुंचा हुआ था। लेकिन आज अगर आप देखें, कुछ महीनों पहले के भी नंबर्स आप देख लें, तो वो 1 खरब 2 खरब हो गया, यानी कि 1 खरब से उठ के 2 खरब रुपया म्यूचुअल फंड के पास आ गया, डबल हो गया। मगर इक्विटी मार्केट में उसके अंदर जो पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स का था, वो 10% से भी नीचे आ गया। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि आपको जब इतने बड़े रेट्स वहां मिल रहे हैं, तो आप क्यों इक्विटी में जो है वो, क्योंकि 6 साल से इक्विटी चल नहीं रही थी, 4-5 साल से, तो एक हम्म कॉन्फिडेंस आने में देर लगती है। और मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड्स में भी लोग बड़े इन्फॉर्म्ड लोग बैठे हैं, बड़ा अवेयर अवेयर हैं वो। मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रैटेजी ये होगी कि नया पैसा रेस करें, ज्यादा नहीं है कि यहाँ से शिफ्ट करें फिक्स इनकम से, वो तो रिटर्न आपको अभी भी मिल ही रहे हैं, लेकिन हम्म यहाँ से नया पैसा रेस करें। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता म्यूचुअल फंड इस तरफ आएंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब रिसेंटली की भी है, लेकिन उस तरीके से नहीं की जैसे करनी चाहिए।
राइट। अच्छा सर, कल आईएमएफ की मीटिंग है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और आगे जो है, आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस नहीं भी होते हैं, तो उन दोनों चीज़ों का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, आईएमएफ का तो एक क्लियर है कि बोर्ड की मीटिंग पे इसको अप्रूवल इंशाल्लाह मिल जाना है। उसके बाद हमारे पास $700 मिलियन आ जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म की नहीं है। शॉर्ट टर्म में हम बिल्कुल सही है, स्टेबल है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं हुँ, है। 2 से 3 4 महीने कोई मसला नहीं है एज सच। और इसमें आईएमएफ का ये भी आ जाएगा। और नेक्स्ट जो रिव्यू है उसके लिए भी हमने काफी हद तक इंडिकेटर्स मीट किए हैं या कंडीशंस मीट किए हैं काफी हद तक। मेरे ख्याल में नेक्स्ट रिव्यू भी जो फरवरी में होगा, 8 फरवरी या 9 10 फरवरी को या 11 फरवरी की डेट है, उस पे जो होगा उसमें भी मुझे लगता है $1.2 बिलियन लास्ट ट्रांच होगी, वो भी हमें मिल जाएगी। फरवरी में मिलती है, मार्च में मिलती है, वो भी हो जाएगी। मेरा जो इशू है वो ये है कि एक सस्टेनेबल प्लान अभी नजर नहीं आ रहा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो कि इलेक्शंस लड़ने आएंगी, हुँ, जिसमें ना 4 की एरियाज हैं जिनको हैंडल करना है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में भी अकॉर्डिंगली जो है वो रिएक्शन होगा। हुँ, मैं ये नहीं देखता कि स्टॉक मार्केट चलती चली जाएगी, रिकवरी आएगी। इलेक्शन की होते हैं टाइम पे नई गवर्नमेंट बनती है, उस गवर्नमेंट की कोलिशन होना होते हुए कोलिशन बनती है वो, या एक मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती है, ये भी मैटर करेगा। अगर मेजोरिटी बनती है तो वो तो बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसमें आपकी पॉलिसी बड़ी बड़ी जल्दी जो है वो चेंज होती है और बेहतर होती है। और उसमें जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत क्विक होती है, रादर देन आपकी जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है। कभी टू कोलिशन गवर्नमेंट जहाँ पे चीजें फंस जाती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि उसमें कंसेंसस क्रिएट नहीं होता। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन होना, गवर्नमेंट का आना और फिर उसका नए आईएमएफ प्रोग्राम के लिए प्लान लेके जाना, ये सब चीजें स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव होंगी। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आएगा और आपके एक्टिविटीज में बेहतरी होगी। और साथ साथ रेट कट अगर थोड़ा बहुत हो जाता है तो वो एक अभी की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर जाएगा, तो मेरे ख्याल में इक्विटीज पे चलना शुरू होंगी। दो प्रॉब्लम्स है इस वक्त, हुँ, एक ग्लोबली क्या हो रहा है, दूसरा लोकली क्या चैलेंजेस। इन दोनों चैलेंजेस को देखते हुए हमारा प्लान क्या हो जो कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की सूरत में सामने आए या उसका एक रिजल्ट हो। उसमें एक तो ये है, लोकल में पहले बात करता हूँ कि हुँ, आपके यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है कर्जों का। आज भी आपने $6.5 बिलियन अभी भी आप, और रोल ओवर्स के साथ, रोल ओवर्स नेट करके, और फिर उसके बाद आपके पास आगे प्लान क्या होगा, क्योंकि अगले 2 सालों में भी आपको कोई 70 80 हज़ार डॉलर से चाहिए पे करने के लिए। फिर आपके पास दूसरी चीज ये है कि डेट के साथ, डेट को मैनेज करने के साथ फिर क्या है, रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, रिप्रोफाइलिंग की तरफ जाएंगे नहीं जाएंगे, लोकल डेट को रिस्ट्रक्चर करना है, बाहर के डेट को रिस्ट्रक्चर करना है। ये चैलेंजेस इतने आराम से नहीं होंगे। तो एक तो इसका प्लान, दूसरा एनर्जी का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। सस्ती हुँ, एनर्जी का होना, और रिलायबल एनर्जी का होना, और फिर क्लाइमेट सस्टेनेबल एनर्जी का होना, ये 3 बड़े इशूज हैं जो कि अभी मुझे हुँ, इसका कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है सच। तीसरा बड़ा मसला है टैक्सेस का। टैक्सेस बहुत ज्यादा है हमारे, ये जो टैक्स टारगेट पूरे हो रहे हैं ना आपके, ये तो बहुत पॉजिटिव बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप टैक्स भरपूर तरीके से लगा दें तो टैक्स टारगेट पूरा हो जाएगा, शॉर्ट टर्म टारगेट। हुँ, हुँ, लेकिन आपकी इकोनॉमी चोक हो जाएगी ना, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। लोग जो इंडस्ट्रीज हैं उनको वो पैसा ऑलरेडी उसके हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से फंसा हुआ है, तो वो टैक्स भी इतना ज्यादा देते रहेंगे तो वो ग्रो कहाँ से करेंगे, री इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे। तो टैक्स का बड़ा मसला है कि टैक्स को हमें कम करना है और टैक्स को फैलाना ज्यादा है, यानी कि उसके नेट को बढ़ाना है। रिटेल है, रियल एस्टेट है, या फिर एग्रीकल्चर है, या और दूसरे प्रोफेशनल और दूसरे एरिया जहाँ पे टैक्स नहीं है वहाँ छोटा टैक्स लगा दें, बट लगाएं जरूर, ताकि सारी इकोनॉमी में टैक्स का एक एक एकोमोडेशन हो, हमारा टैक्स जीडीपी इंप्रूव हो। फिर अंडर इन्वाइसिंग है, उसको हैंडल करें, उसमें से भी टैक्स बहुत बेहतर आपके पास आ सकता है। फिर ये जो रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है एफबीआर की और इस तरह की, ये इस तरह के काम होना बहुत जरूरी है, नई चीजें होना, बेहतरी होना, पॉलिसी और कलेक्शन को अलग करना। फिर मेरे पास एक और इशू है प्राइवेटाइजेशन का, एसओईस का, उनके हुँ, बड़े लॉसेस हैं। इनको किस तरह से आप टर्न अराउंड करेंगे, बेहतर करेंगे, बंद करेंगे, क्या करेंगे, उसकी एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी चाहिए। और फिर उसके बाद पेंशन का प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स का अलाउंसेस का मसला है, पे रेजेस का मसला है, इनएफिशिएंसीज है वहाँ पे, इतने बड़े बड़े लॉसेस है आपके टीएनडी सेक्टर में, वो ऑफ कोर्स वो एनर्जी से रिलेटेड है। ये 4 चीजें, कर्जा, एनर्जी, टैक्सेस, और आपका ये जो प्राइवेटाइजेशन और पेंशन, ये चीजें ना फिजिकल से ज्यादा रिलेटेड है। तो ये अगर हो जाए और इसका एक प्लान आ जाए, फिर आप देखिएगा मार्केट में बहुत बेहतरी हो सकती है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। अब मैंने आपको लोकल चैलेंजेस बताए, और मुझे ये हुँ, नजर नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल पार्टी कोई एक बड़े प्लान के साथ या इन चीजों को समझ के कुछ इस पे कुछ अच्छी कोई स्ट्रैटेजी लेकर आए और कहे कि जी हमने आईएमएफ के पास जाना है इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस प्लान के साथ। अब वो नहीं होगा, आईएमएफ आपको पैसे नहीं देगा। इतना आसान नहीं है कि आप मार्च में जाएंगे, इलेक्शन हो गया, गवर्नमेंट आ गई, वो कहेगी आईएमएफ जी आके पैसे देते हैं, हमें रिलीफ देते हैं, वो दे देगा, ऐसा नहीं होगा इस बार। बिल्कुल। इसलिए एक प्लान जरूरी है, वो कॉन्फिडेंस देगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को, या जो भी इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, ग्लोबल हैं, लोकल हैं, जो भी हैं,
ये प्लान, उसकी स्ट्रैटेजी, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, 2-3 साल लगेंगे। प्लान आ जाएगा ना ट्रैक पे, आप देखिएगा इन्वेस्टर आना शुरू हो जाएगा, उसको ये उम्मीद हो जाएगी कि अब गवर्नमेंट इसको होल हार्टली इम्प्लीमेंट कर रही है। इसी दौरान 2024 जो आपका पूरा साल है ग्लोबली बहुत वॉलेटाइल ईयर होगा। इसकी वजह ये 64 मुल्कों में, 64 कंट्रीज में इलेक्शंस हो रहे हैं। बांग्लादेश में हुए हैं, देखें कंट्रोवर्शियल हो गए ना। और हम्म इस तरह ताइवान है, इंडिया है, आपका अमेरिका है, पाकिस्तान है, अब बहुत सारे और कंट्रीज हैं, बताए 64 कंट्रीज आप सोचें, जो कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन है और 60% ऑफ दुनिया की जीडीपी बनती है। तो जब इतने बड़ा पॉलिटिकल चेंज आ रहा है पूरी दुनिया में, तो वो इतना आसान नहीं होता। उसमें फिस्कल पॉलिसीज जो है ना वो चेंज होती हैं, शिफ्ट्स आते हैं उसमें, तो उसका इम्पैक्ट्स आते हैं। तो ये है मेरा प्रॉब्लम कि इंटरनेशनल चैलेंज एक वॉलेटाइल ईयर है, हमारे हम्म अपने बड़े चैलेंजेस हैं। इस दरमियान कोई स्ट्रैटेजी हो जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आ रही हैं वो बनाएं, खुदारा आज प्लान करें। उनको अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चलाना है, एक आम आदमी को बेनिफिट देना है, इन्फ्लेशन नीचे लानी है, ये काम करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है वो हर चीज फिर बिजनेस एज यूजुअल चलती रहेगी, जो कि चल नहीं सकती है। तो सर ये आपने कहा कि जैसे 2024 में एक इंटरनेशनली बड़ा चेंज आ रहा है। तो ये मुझे बताएं कि हमारी जो गवर्नमेंट अगर आती है, कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो इस वक्त माइंडसेट है वो ज़रा सा वो बड़ा वो थोड़ा सा नाराज़ भी हैं। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा ओवरसीज इन्वेस्टर्स की, मैं बात करूं जो हैं वो बड़े जो है अनसर्टेनिटी का शिकार हुए हुए हैं। अगर मैं प्रॉपर्टी के हवाले से बात करूं तो वो जो है प्रॉपर्टी इस वक्त बिल्कुल भी जो है मतलब वो कहते हैं ना अप टू मार्क नहीं चल रहा है। जो यहाँ मौजूद लोग हैं वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, और जो जो बाहर के लोग हैं, जो ओवरसीज हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, वो यहाँ पर उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये बताइए, ये अनसर्टेनिटी जो इस वक्त है, इसका कोई हल नजर आपको आता है? ये जो इन्वेस्टर में कंफ्यूजन है, वो क्या उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने कहा नादिया कि ये जो मैंने रीजंस आपको बताया, उसके सॉल्यूशंस मैंने बताया, उसकी प्लानिंग की बात की मैंने, हुँ, तो ये उसी का हिस्सा है ना कि अगर आपको क्लैरिटी नजर आएगी कि कोई भी गवर्नमेंट आती है वो डिसीजंस ले सकती है, और वो उसको उसको पता है प्रायोरिटीज क्या है, उसको पता है कि एक तो अपफ्रंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने बताया, कर्जे हुँ, हैं, तवानाई के मसले हैं, प्राइवेटाइजेशन के इश्यूज हैं, फिर आपके कर्जों के मसले हैं, टैक्सेस के मसले हैं। तो ये तो अपफ्रंट इश्यूज है ना, इनको तो हैंडल करना ही करना है, हुँ, ताकि आपकी इकोनॉमी चलती रहे और एक सर्टन ग्रोथ पे भी आ जाए। ये तो हैंडल करना है, और फिर आईएमएफ के साथ डील करना है, और एक प्लान लेके जाना है। दूसरा जो है ना वो जो जो सोशल इंडिकेटर्स हैं आपके, एजुकेशन का मसला आपके यहाँ बहुत है, स्टंटिंग का इशू बहुत है, हेल्थ केयर का इशू बहुत है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी प्रॉब्लम बहुत है, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट वैसी रिक्वायर्ड है जो कि वैसी नहीं हो रही जैसी रिक्वायर्ड है। उसके अलावा आपके यहाँ इस तरह के इशू बहुत हैं, बच्चे आउट ऑफ स्कूल देखें कितने हैं आपके, जो हुँ, आपकी मेल न्यूट्रिशन, जो मदर्स हैं कितनी मेल न्यूट्रिशन है, कितनी स्टंटिंग कितनी हो रही है। ये जो मसले है ना, ये फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है। इन्वेस्टर ये देखता है कि किसी भी कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितनी केपेबल है। ये तो हुँ, मैंने पहले बताया, कर्जे, टैक्सेस, ये तो हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन वो ये देखती है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता हूँ इस कंट्री में, या करती हूँ इस कंट्री में, हुँ, कंट्री के लोग कितने केपेबल हैं जो मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न बना के दें, खुद भी फायदा उठाएं, इस कंट्री को भी फायदा दें और मुझे भी फायदा दें। इट हैज टू बी अ गुड, विन विन। तो इन्वेस्टमेंट देखें, एक कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का। और तो इन्वेस्टर ये हुँ, देखता है कि इन स्टॉक मार्केट में तो आपकी यार पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो आती रहेगी, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, साल 2 साल, 1 या 6 महीना, इस तरह से होती है कि कभी आपके इंडिकेटर्स खराब हुए और मार्केट नीचे आने शुरू हुए, वो निकल जाते हैं बाहर, और इम्पैक्ट आपको पड़ता है। मैं बात करूं, अगर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है, तो क्लाइमेट चेंज से लेकर सोशल इंडिकेटर्स तक, ये सारे आपको जो है ना बड़े बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी, 30 साल 50 साल का एक ग्रैंड प्लान देना पड़ेगा, जिसमें रियलिस्टिक टारगेट्स होंगे, और हर स्टेप को डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें एजुकेशन में क्या काम करना है, सूबों को मिला के लोकल गवर्नमेंट को कैसे जो है वो डेवलप करना है। कि लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है आपके पास आज, लोकल गवर्नमेंट्स आपके पास सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर के अंदर एक की एलिमेंट होता है लोकल गवर्नमेंट्स का, जिसमें आपको हुँ, एक आम आदमी को जो है वो एजुकेशन भी मिले, हेल्थ भी मिले, उसको सैनिटेशन भी मिले, क्लीन वाटर भी मिले, उसका जो है फूड क्वालिटी भी मिले, उसको ट्रांसपोर्ट भी मिले।
ये है ना आपकी डेमोक्रेसी, ये कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कंट्री का सिस्टम है पूरा। ये नहीं है ना हमारे यहाँ। तो देखिए इससे भी बहुत काम करना है। अब वो कौन करेगा, कैसे करेगा, इसमें सबको सर जोड़ के बैठना होगा, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कंट्री की इकोनॉमी पे, इसी पे डिपेंडेंट है। तो ये सारा काम होगा। ये जो आप कह रही है ना कि अनसर्टेन लोग जाते हैं छोड़ के या आते हैं या उनको चीजें नहीं हुई, ये सब चीजें इसी के अंदर हल है इसका। ये सब सब एक काम, दूसरे से इंटैक्ट लोगों है, को बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम्म। ये काम हो रहा है, डायरेक्शन है कंट्री के पास, लोगों की का जो है एक एक जनरेशन बिल्ड हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके देखें ना, आपके पड़ोसियों में सबने किया ना, एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। बिल्कुल। जो आपकी वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन इंक्लूजन है वर्क फोर्स में, वो कितनी ज्यादा की है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी डबल होगी। हमारे तो आधी जो हमारे बेटर हाफ्स हैं ये कह लें, वो तो काम ही नहीं उनको हम देते ना, वो या नाम करने नहीं देते, या फिर वो करती नहीं है, या फिर वो समहाउ जो है वो पूरे इकोनॉमी का उस तरह से पार्ट नहीं है, बहुत छोटा पार्ट है जो रोल प्ले कर रहा है। तो कितना बड़ा पोटेंशियल है जो कि हम जो है लूज करते हैं। तो उनको किस तरह से हमने लाना है, बेशक घरों में बैठ के काम हो, बेशक कहीं पे भी बैठ के काम हो, लेकिन प्रोडक्टिव काम हो, दोनों साथ मिलकर चलें, ताकि हमारी पूरी जनरेशन बिल्ड हो, और हमारे इन्वेस्टर जो है ना हमारे पीछे आए, भागे हमारे पीछे कि यार ये है जो अपनी पॉलिसी ने चेंज की, अपने आप पैरों पे खड़े हो रहे हैं, और जो है यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखें ये हमें करना पड़ेगा, और ये 2024 का साल हमें जो है चूज करना पड़ेगा कि इसी में हमें करना है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएंगे और बहुत पीछे चले जाएंगे जो है कौमों की दौड़ में। सर, ये बात तो आपने बहुत सही कही कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए, और आपने बहुत ही क्लियरली हर चीज़ को जो है जो है बताया। लेकिन सर, करने वाले लोग भी होने चाहिए। अब जैसे निगरा हुकूमत ने काम किया है वो सबको नज़र आया, उन्होंने डंडे के ज़ोर पे काम करवाया वो सबको नज़र आया। जो बहुत सालों से मसले पेंडिंग में थे वो मसले भी हल हुए। लेकिन जो हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, वो मजबूरियों के ही रीजंस दे रही होती है। सर, अगर मैं बात करूं जैसे निगरा हुकूमत ने जैसे सर्कुलर डेप्थ के हवाले से, आप जो है आपको क्या लगता है कि अभी जो है निगरा हुकूमत है उन्होंने डंडे के जोर पे काम करवाया, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर मैं पीएसओ की बात करूं तो पीएसओ की अभी एक बड़ी पेमेंट जो है वो अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है, तो उसके हवाले से थोड़ा सा आप बताइए हमें। देखिए मैंने एसओईस की बात की थी ना, स्टेट ओन एंट्रीज की, और प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, और सर्कुलर डेट की बात की थी, एनर्जी की बात की थी। तो सर्कुलर डेट हम्म। एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है, जो कि ये पूरी कंपनीज, चाहे वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हों, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज हों, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हों, ऑयल एंड गैस दोनों, हम्म। और पावर प्रोड्यूसर्स हों, इन सबका प्रॉब्लम है। और आईपीपीएस आपको पता है हमारी पेमेंट्स बहुत ज्यादा है जो चाइनीज को भी हमने देनी है, जिसकी वजह से हमारे अब हम्म। वो उनके साथ जो लोन्स के एग्रीमेंट्स हैं, या जो उनके साथ हमारा वो सपोर्ट करते आए हैं बहुत सारा मुश्किल हालात में हमें, उस पे अब जो है ना प्रॉब्लम होना शुरू हो गई है, क्योंकि वो लिंक करते हैं, क्योंकि जो चाइना है वो गवर्नमेंट है, और बैंक्स जो है वो कमर्शियल लोन्स करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो अब उसको कैटेगराइज करने में भी प्रॉब्लम होती है कि क्या ये बायलैटरल लोन्स हैं या कमर्शियल लोन्स हैं। बायलैटरल लोन्स होते ही है नॉर्मली एक कंट्री के साथ होता है, और मल्टीलेटरल होता है कि आप डोनर्स के साथ होते हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, इनके साथ। तो वो मल्टीलेटरल हो गए। और ये बायलेटरल होता है कि कंट्री वाइज करें आप सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, या चाइना के साथ। बट होता ये मल्टीलेटरल बायलेटरल का कि आपको ना लोन जो है ना सस्ते मिलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मिलते हैं, तो आपकी रीपेमेंट आसान होती है, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं आप। कमर्शियल लोन्स होते हैं वो हाई कॉस्ट होते हैं, आपको फौरन से रीपे भी करने होते हैं, उनकी रिलेटिवली टेनर भी छोटा होता है, उनका जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन भी छोटा होता है। तो यहाँ पे चाइना के साथ डील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और चाइना के साथ आईपीपी से लेकर लोन्स और डेट पे लेकर, वो डेट का भी उनका कोई 30% हिस्सा है हमारे पास, हमारे पूरी डेट में उनका 30% हिस्सा है, बहुत बड़ा पोर्शन है। और ये भी हमें हैंडल करना है। तो उससे मैं लिंक करूंगा कि वो सर्कुलर डेट का भी प्रॉब्लम है, जिसमें हम पेमेंट्स नहीं करते। उसमें हम्म। प्रॉब्लम ये है कि हम जितने की बिजली बनाते हैं उतनी की बेच नहीं पाते, तो वो सब्सिडाइज गवर्नमेंट खुद करती है। तो ये सब्सिडीज को खत्म करना होगा, अपनी एफिशिएंसी लानी होगी एनर्जी सेक्टर की। मैंने ऐसे ही तो आपसे कहा, सिर्फ पीएसओ का इशू नहीं है, पीएसओ के तो मेरे ख्याल में अब 800 बिलियन से तकरीबन 800 बिलियन हम्म। के करीब रिसीवेबल्स हो गए। तो सिर्फ एक कंपनी नहीं है, और ऑब्वियसली एक कंपनी का इशू ये है कि वो एक ही कंपनी है जिसका इतना बड़ा मार्केट शेयर है, जो कि आपको ये ट्रांसपोर्ट के जो फ्यूल है प्रोवाइड करती है वो। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है गवर्नमेंट जो है ये सोचे कि हमने सर्कुलर डेट की पेमेंट्स को कैसे रिलीज करना है, और पीछे हमने पेमेंट्स को मजीद पायलअप नहीं होने देना, ताकि दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो ना। हर गवर्नमेंट आती है, वो एक पेमेंट रिलीज करती है, सिस्टम को हल नहीं करती, सिस्टम का मसला ठीक नहीं करती, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो इन्वेस्ट नहीं करती। बिजली बनाने में इन्वेस्ट किया सबने, पहुंचाने में इन्वेस्ट नहीं किया सबने। तो वो हुआ ये कि जो पहुंचाने की लागत है वो बढ़ गई, और बनाने की लागत उतनी नहीं है।
तो मसला ये, तभी तो आपको देखे ना, आपको बिल्स कितने महंगे लोगों को, बेचारे आम लोगों को, एक तो टैक्स इतना उसमें भरा हुआ है। और एक तो मैं बता दूं आसान तरीका टैक्स लेने का, कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पे टैक्स लगा दें, इलेक्ट्रिसिटी पे लगा दें, बिलों पे टीवी टैक्स आप डाल दें, उसके अंदर गैस पे टैक्स लगा दें, आप पेट्रोल पे टैक्स लगा दें आप। ये आसान तरीका है आम आदमी का। और रिटेल पे, रिटेल होलसेल ट्रेड पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे, प्रोफेशनल्स पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे, आप ट्रांसपोर्ट की जो है वो उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, आप रिटेल पे एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं लगाएंगे, रियल एस्टेट को आप सही से टैक्स नहीं करेंगे। तो पॉइंट ये है कि ये बुरे सेक्टर्स नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट तो करें ना, यहाँ से टैक्स लें, एक इंडिविजुअल को टैक्स के इंसेंटिव जो म्यूचुअल फंड्स के थे वो वापस करें। कॉर्पोरेट सेक्टर को म्यूचुअल फंड्स का आज जो है वो बेनिफिट है, लेकिन एक आम आदमी को नहीं है। 100 मिलियन का टैक्स बचाने के लिए आपने एक आम आदमी सैलरी क्लास को म्यूचुअल फंड का बेनिफिट, इंश्योरेंस का बेनिफिट, आईपीओ का बेनिफिट जो है उससे उड़ा दिया। तो ये देखे ना, बेसिक प्रॉब्लम्स है, वेंचर कैपिटल से लेकर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव थे, और कॉर्पोरेटाइजेशन पे इंसेंटिव से। आप कंपनियां है ना आपकी, जो होल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनके नीचे कंपनियां आती हैं, उनको टैक्स का बेनिफिट ही नहीं है। एक जगह अगर आपका जो है वो टैक्स आ रहा है, डबल डिविडेंड पे डबल टैक्स हो गया, कि मैं एक कंपनी में डाल रहा हूँ, अगर मेरी होल्डिंग कंपनी है, पहले मैं उस कंपनी में डिविडेंड टैक्स दे रहा हूँ, फिर मैं होल्डिंग कंपनी में डिविडेंड लेकर आ रहा हूँ, उसमें भी टैक्स दे रहा हूँ, 70% तक टैक्स पहुंचा दिया आपने। तो बात यह है कि ये सारा इंटरलिंक्ड है। तो एक कंपनी का मसला नहीं है, एक तरफ पैसे रिलीज करें, पीछे से एफिशिएंसीज क्रिएट करें, एनर्जी सेक्टर को अपग्रेड करें, इन्वेस्टमेंट लाएं। एक इस वक्त बायर है आपका, एक ही बायर, एक ही सेलर है एनर्जी का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ। वही बिजली लेती भी है, वही बेचती भी है। तो भाई आप रिटेल मार्केट क्रिएट करें, होलसेल मार्केट क्रिएट करें, और जो है प्रोड्यूसर्स को लेकर आए, और जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेकर आए बीच में, और मार्केट क्रिएट करें ना, जो मार्केट सस्ती बिजली बना सके और सस्ती बेच सके, और रिलायबल बिजली बना सके, और क्लाइमेट फ्रेंडली बिजली बना सके। वो आप देना, दुनिया में कहाँ से कहाँ काम हो चुका है, तो मुश्किल थोड़ी है। विल चाहिए आपको, प्रायोरिटीज ठीक करनी है आपको, सब काम हो सकता है। तो ये सारी कंपनियां बेनिफिट कर सकती हैं, अगर ये पीछे से सारी डिस्टॉर्शंस ठीक हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। आई एम श्योर, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा, क्योंकि टाइम लगा है इसको क्रिएट होने में। बट हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। क्यों 24 करोड़, 240 मिलियन लोग, करीबन 24 करोड़ बनते हैं, 24 करोड़ का मुल्क है, पांचवा बड़ा मुल्क है पॉपुलेशन वाइज। आप इसको क्यों जो है, इसके पोटेंशियल को हम बर्बाद करें, क्यों जाने दें ऐसा, क्यों हम इसको ठीक ना करें। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ ठीक हो सकता है। थोड़ी सी विल की जरूरत है, और एक प्लान की जरूरत है, और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, और एक अच्छी टीम की जरूरत है, एम्पावर्ड टीम की जरूरत है, एम्पावर्ड टीम की जरूरत है। सब कुछ हो सकता सर ये बताएं कि इस साल ये सारे मसाइल के हल होने के कितने चांसेस हैं? क्योंकि आलमी इदारों का कहना है कि 24 जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही टफेस्ट ईयर होने वाला है। तो इस हवाले से थोड़ा-सा बताएं, किस हवाले से टफ होने वाला है? है। जैसे मैंने कहा ना शुरू में, कि ग्लोबल चैलेंजेस हैं, ग्लोबल पॉलिटिकल जो पावर्स हैं, जो हुँ, पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने के चांसेस। 64 कंट्रीज में इलेक्शंस हैं, फिर उसका हुँ, इम्पैक्ट आता है स्ट्रेटजी, उस पर पॉलिसीज पे आता है, फिर उसका इम्पैक्ट फॉर पाकिस्तान पे भी वन और द अदर वे आता है, कि कमोडिटी प्राइसेस कहाँ जा रही हैं, कोई अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला हो गया। दो वॉर्स भी तो चल रही हैं, 64 मुल्कों में इलेक्शंस हैं, दो वॉर्स चल हुँ, रही हैं। यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, और इसराइल की हमास के साथ है, और फिर फलस्तीन उसमें कितना रगड़ा जा रहा है, और कितनी वॉयलेंस हो रही है, कितना बेचारा फलस्तीनी जो है वो मारा जा रहा है। तो उस पर कोई देख नहीं रहा। तो ये बड़ी वॉर्स हैं। फिर चाइना और ताइवान की भी बात हो रही है, फिर यूएस की और चाइना की भी ट्रेड वॉर्स चल रही है आज तक, अभी तक। तो ये बहुत सारी वॉलिटिलिटी जो है ना एक साथ आ गई है। इसलिए कहा जाता है कि 2024 जो कहा जा रहा है, 24 जो है वो काफी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, सबके लिए चैलेंजिंग है। फिर मिडिल ईस्टर्न जो है आपको पता है फोर्सेस हैं, कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल करती हैं, या फिर ऑयल को कंट्रोल करती हैं, उसका एक इम्पैक्ट है। उस सूरत में हमारे अपने चैलेंजेस हैं, तो हम अपने चैलेंजेस को भी हैंडल करना है, इन फोर्सेस को भी देखना है कि उस कॉन्टेक्स्ट में अपने चैलेंजेस को कैसे लेके चलें। ये सब हो सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज बैठें, प्लान करें, और उसको इम्प्लीमेंट करते रहें, और अपने अपने जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करें। ये सब कुछ हो सकता है। मैं वही कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। हमेशा बड़े चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं बड़ी। तो क्यों ना हम अपॉर्चुनिटीज पे को देखते हुए इन चैलेंजेस को हैंडल करें, उस अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इस मुल्क इस साल में इस मुल्क को बिल्कुल हम बहुत आगे लेके जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ डाल सकते हैं। आई एम श्योर। सर तो ये उम्मीद है जो अभी इलेक्शन होंगे, जो हुकूमत आएगी, वो इन सारे चैलेंजेस को जो है इनके ऊपर वर्क करेगी? मेरी उम्मीद ये है कि ऐसा होगा, और होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। एक हुँ, होता है ना कि मैं जो हूँ, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन ये है कि जी मैं आराम से बैठूं, और थोड़ा जो है स्टेबिलिटी के साथ चलें। तो वो ऑप्शन अब हमारे पास इसलिए नहीं है कि हमें रिक्वायर्ड है, डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि डॉलर की रिक्वायरमेंट के लिए हम किसी के पास जाएं, कहें कि जी 2-4 अरब डॉलर दे देना हमें हुँ, 6 महीने के लिए, साल के लिए। ये नहीं चल सकता। और आईएमएफ के पास भी आप रिलीफ के लिए जाते हैं, आईएमएफ में तो प्लान के लिए नहीं जाते। आईएमएफ वाले खुद कहते हैं कि भाई दूसरे मुल्क जो हैं, जहाँ
डिफॉल्ट हो भी गया है या नहीं भी हुआ, वो एक प्लान के साथ आते हैं, उनको रियलाइजेशन नहीं है, वो सीरियस है अपने मुल्क के बारे में। हम जाते हैं रिलीफ के लिए कि जी एक और रिलीफ दे दें हमें। 25 प्रोग्राम हो चुके हैं हमारे, 25वां भी होगा भाई, 24 हो चुके हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो आईएमएफ प्रोग्राम है ना, सबसे बड़े क्लाइंट है आईएमएफ के, बड़े इन द सेंस के नंबर ऑफ प्रोग्राम हमने उससे लिए। तो सही। आईएमएफ तो हमें करता रहेगा, लेकिन वो कंडीशंस भी वैसी रहेंगी, अपने ऊपर सख्ती होगी, अपने लोगों को हम तकलीफ पहुंचाते रहेंगे। तो क्यों ना रियलाइज करके हम अपने मुल्क की पोटेंशियल को सामने लाएं और एक अच्छा प्लान लेकर आए और वर्केबल प्लान लाएं। ठीक है, उनसे उसमें हम गिरेंगे भी, गलतियां भी होंगी, लेकिन शुरू तो करें कहीं से, ताकि अगले 1 साल 2 साल 3 साल में इस काबिल हो सकें कि इस रीजन में, इस दुनिया में हम हमें इन्वेस्टर देखे और कहे कि जी ये इमर्जिंग इकोनॉमी अब यहाँ चले, बाकी जगह ग्रोथ नहीं, अब यहाँ होगी। तो क्यों ना ये ऑप्शन हम क्रिएट करें। बिल्कुल। सर बहुत अच्छी बात की सर। यहाँ पे एक सवाल मैं ये करूँगी कि आपको अभी क्या लगता है कि जैसे गैस का एक ज़रख़ेज़ हमारे पास गैस के बहुत ही ज़रख़ेज़ वसाइल थे नहीं बल्कि हैं भी अभी तक। लेकिन अभी जो हमारे जो गैस के हालात चल रहे हैं कि घरों में गैस नहीं आ रही है, एक तरीके से देखा जाए तो गैस इंडस्ट्री जो है वो बिल्कुल डाउनफ़ॉल की तरफ जा चुकी है। आपको क्या लगता है आने वाले वक़्त में और कौन-सी ऐसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में जो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगी? देखिए गैस का इशू तो, अब देखें प्रॉब्लम ये रही है कि हमने अपनी रिसोर्सेज को सही से प्राइस नहीं किया। जब भी आप, एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि कोई रिसोर्स आपके पास होती है तो उसका बेसिक यूज किस किस तरह से होना चाहिए और उसकी बेसिक प्राइस कितनी होनी चाहिए। ये बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। हमने उसको रियलाइज ही नहीं किया जब से गैस हमारे यहाँ डिस्कवर हुई। हमने उसको सस्ता दे दिया, हमने उसको वही हुँ, पॉलिटिकल कमोडिटी बना दिया। तो पॉलिटिकल कमोडिटीज जो है ना पाकिस्तान में, उनको हमने अब खत्म करना है। पेट्रोल पॉलिटिकल कमोडिटी बन गया, गैस पॉलिटिकल कमोडिटी बन गया, इलेक्ट्रिसिटी पॉलिटिकल कमोडिटी बन गई, टैक्स बन गया, मार्केट, स्टॉक मार्केट को कैपिटल पॉलिटिकल कमोडिटी बनाया। अपने कैंपेन में हर कोई कह रहा होता है कि जी स्टॉक मार्केट मेरे जमाने में इतनी थी और मेरे जमाने में इतनी थी। तो ये जो, और आईएमएफ को पॉलिटिकल कमोडिटी बना दिया। तो ये जो इनको हमने पॉलिटिकल कमोडिटीज बना दिया ना, ये हमारे इकोनॉमिक इश्यूज हैं, इनको हमने हैंडल करना है। अब पॉलिटिकल कमोडिटीज हमने नहीं बना, तो गैस के साथ भी ये हुआ कि गैस की प्राइसिंग हमने ठीक नहीं की और हुँ, उसे हमने चूल्हों में जला दिया, रादर देन ये कि इंडस्ट्रीज में जलता और कुछ क्रिएट करके हम एक्सपोर्ट करके या उसको कुछ प्रोडक्ट क्रिएट करके उससे कुछ कमाते भी। तो हमने वन साइडेड एक चीज की, जिसकी वजह से हमारे पास 10 साल की भी अब शायद गैस के जखायर नहीं है। तो अब प्रॉब्लम यही है कि हमें एक्सप्लोरेशन या तो बढ़ानी पड़ेगी, गैस मजीद हमें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, या ऑल्टरनेट फ्यूल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और गैस का आज भी यूज सही नहीं हो रहा। कैप्टिव पावर प्लांट्स के पास गैस जो है वो है, और हम ये प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे कि गैस हमें अगर बिजली पे हम कन्वर्ट करें और एक आम आदमी को टैक्सेस भी कम करें और बिजली सस्ती बनाए, ताकि इंडस्ट्रीज और एक आम आदमी दोनों को फायदा हो, लेकिन प्राइमरीली इंडस्ट्रीज को फायदा हो ताकि वो कुछ बना के एक्सपोर्ट कर सके। और घरों में गैस, जो पाइप्ड गैस है, वो खत्म करें। गैस, सिलेंडर गैस चलती है पूरी दुनिया में, हमने इतनी इतनी प्रिविलेज दी। और मैं आपको बताता हूँ गैस यूज कौन करता है। कोई गरीब आदमी यूज नहीं कर सकता गैस। गैस के कनेक्शन अगर टोटल आप देखें हाउस होल्ड जो है ना, टोटल हाउस होल्ड अगर 35-36 मिलियन हाउस होल्ड अगर हम लगा लें, फैमिलीज की बात कर रहा हूँ मैं पूरे हुँ, पाकिस्तान, उसमें 10 मिलियन हाउस होल्ड के पास गैस है सिर्फ। और 10 मिलियन में भी 80% हाउस होल्ड जो है ना वो सिटी में, अर्बन एरियाज में। और उसमें से भी ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो आपके मिडिल टू अपर क्लास है। डिफेंस के एरियाज हैं, या डीएचएस के, आपके बरिया के हुँ, एरियाज हैं, या फिर आपके गुलशन के एरियाज हैं। मैं कराची की से बात कर लेता हूँ जैसे, या लाहौर की भी आप बात कर लें, इनको गैस मिलती है और गैस पे गीजर चल रहे होते हैं। आप सोचें पानी गर्म हो हाँ, रहा होता है उस पर, ऐसे। उसको आप इंडस्ट्री पे लगाए ना भाई गैस को। मैंने प्रिंसिपल बताया ना आपको, रिसोर्स को सही से प्राइस करेंगी, उसके इस्तेमाल सही करेंगी, तो आपको फायदा होगा, आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा, आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरी होगी। और आप देखें ना कितना आपका इंपोर्ट बिल हो गया ऑयल का और उसका, गैस के इंपोर्ट का। आप एलएनजी आज भी महंगी इंपोर्ट करके आप दे रहे हैं सस्ती, और अपनी गैस जो सस्ती है उसको आप जो है वो यूटिलाइज नहीं कर रहे सही तरीके से। तो कितनी अजीब सी, मतलब ये डिस्टॉर्शन हमने क्रिएट की हुई है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है ये। तो खैर बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि गैस की, मुझे लगता है कि डिप्लीशन हो रही है काफी। इसमें काफी हमें कंसर्न होगा कि रिसोर्सेज को हम कैसे बिल्ड करें और हम किस तरह से इसको आगे लेके चलें मुल्क की बेहतरी। सही। अच्छा सर अब ये मुझे बताएँ कि आप स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को आप अपनी एक्सपर्ट राय में क्या पैगाम देना चाहते हैं? आपकी क्या राय है कि क्या आगे उनको करना चाहिए? स्टॉक, मैंने जैसे बताया कि इन्वेस्टर इन जनरल और स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर, वो देखें डेवलपमेंट्स पे बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान दें कि डेवलपमेंट्स क्या हो रही है, खासकर मैक्रो फ्रंट पे। हुँ, आईएमएफ से रिलेटेड है, आपकी फिजिकल जो है वो पोजीशन कहाँ जा रही है कंट्री की, कर्जे, टैक्सेस, एनर्जी, और आपके एसओईज, ये आपकी इनकी इनके प्लान्स क्या आ रहे हैं। कि ये ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत कंपनियों को इम्पैक्ट करते हैं। वो उसी से इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है, उसी से पाक रुपी डॉलर की वैल्यू लिंक्ड है। तो अपने आप को इन्वेस्टेड रखें, इन्वेस्ट करके रखें, बट साथ साथ अपने आप को लिक्विड भी रखें।
ताकि मार्केट में वॉलेटिलिटी, मुझे लगता है वॉलेटिलिटी जो है वो रहेगी 2024 में। वन साइडेड मार्केट मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि एक प्लान की जरूरत है। प्लान लेट होता है, नहीं आता, तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, तो मार्केट फौरन से जो है उसका रिएक्शन आता है। तो मेरे ख्याल में कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए। और सेक्टर वाइज अगर आप बात करें तो मेरे ख्याल में जो करेंसी को एक हेज प्रोवाइड करते हैं, और डॉलर का एक के साथ साथ इंटरेस्ट रेट का थोड़ा सा एक हेज प्रोवाइड करते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा डिफेंसिव साइड पर रहें, ज्यादा बेहतर है, रात नहीं कि बहुत अग्रेसिव हो। डेवलपमेंट्स होते रहें साथ साथ, आप ऐसा ऐसा अपनी जो रिस्क है वो एपेटाइट बढ़ाते रहें। लेकिन लार्जली जो है मुझे लगता है, क्योंकि इंटरनेशनली भी वॉलेटाइल ईयर एक रहने की तवक्को है, और लोकली भी बहुत सारी हमारे यहाँ इलेक्शन के साथ फिर आगे किस तरह प्लान होता है, नई गवर्नमेंट आती है कैसे वो सेटअप करती है, कैसे इकोनॉमिक प्लान लेके आती है, इस पे नजर रखें। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो, बेशक थोड़ा सा लेट होके इन्वेस्ट कर लें, थोड़े हाई प्राइस पे कर लें, लेकिन श्योर होकर इन्वेस्ट करें, एक सर्टेनिटी के साथ करें, एक डायरेक्शन के साथ इन्वेस्ट करें, ताकि लॉसेस के चांसेस कम से कम हो। रिस्क तो हमेशा रहेगा, लॉसेस के चांसेस कम से कम हो, ताकि आप लिक्विड भी रहें, आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता रहे, और आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न आए, ताकि आप इन्फ्लेशन और इन सबसे आप फाइट कर सकें, और अपना एक अपनी अच्छा एक वेल्थ जो है ना क्रिएट कर सकें। नहीं, बहुत शुक्रिया खुर्रम सर आपका, आपके वक़्त का, और आपने बहुत ही अच्छी बातें की और बहुत ही आगे की जो है जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे मुल्क की 2024 की, उस पे आपने एक अपना एक बहुत ही एक्सपर्ट राय दी है। और मैं समझती हूँ कि जो है अगर इस तरह से जिस तरह से आपने ये सारी चीज़ें बताई हैं अगर होती है तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि पाकिस्तान के आने वाले वक़्त में वाक़ई एक उभरती हुई इकॉनमी हो। और इसी के साथ ही नाज़रीन मैं प्रोग्राम अपना एंड करूँगी। और सर आपको बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। थैंक यू। और इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।